नमस्कार। हम कोल्ड वॉर की चर्चा कर रहे हैं, शीत युद्ध की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, संसार में ना संपूर्ण है वो ईश्वर है। ईश्वर अपन ये मानते हैं, ईश्वर क्या है? संपूर्ण है। वो ना दुख और सुख से क्या है? परे है। अपन यही मानते हैं। तो राधा बड़ी हो गई, राधा बड़ी हो गई तो अब कृष्ण फंस गया, क्योंकि अब या तो शादी कर और या शादी करने दे। शादी कृष्ण करना नहीं चाहता, क्योंकि कृष्ण ना प्रेम का कोई और रूप प्रकट करना चाहता है। तो राधा बोले, भाई जो रीति रिवाज है उनका तो पालन करना पड़ेगा। भले ही तो ईश्वर होगा, लेकिन सामाजिक रीति रिवाजों का पालन तो तुझे भी करना होगा। तो कृष्ण बोला कि अपना प्रेम ना इतना पवित्र है कि अपन देह से ना बहुत ज्यादा परे है, तो शादी तो अपन नहीं करें। तो बोला, फिर मैं शादी कर लूं? हाँ, तू कर ले। अब उसने कह तो दिया कि राधा तू क्या कर ले, शादी कर ले। अब राधा की शादी हो गई। अब राधा ने भी चिढ़ाने के लिए कि देख, मैं शादी तो कर लूंगी, पर मुझे ना तैयार कौन करेगा? तू करेगा। तो अब उसके मेहंदी किसने लगाई? कृष्ण ने। उसको कपड़े पहनाए कृष्ण ने, उसको चूड़ियां पहनाई कृष्ण ने, और कृष्ण हंसता हुआ सारे काम कर रहा है। अब लोग सोच रहे हैं कि ये वास्तव में ईश्वर है, इसलिए इसके कोई फर्क है नहीं पड़ रहा। बाकी तो इस तरह इसको रो रहा होना, इस टाइम इसको क्या करना चाहिए था? रोना चाहिए था। तो अब सारा कुछ हो गया। अब वो सारे काम हंसते हो रहे, उसके फेरे हो रहे हैं, वो सारे काम कर रहा है और हंसते हुए कर रहा है। फिर राधा की डोली उठी, तब तक वो हंस रहा है। वो डोली उसके घर तक पहुंची, तब तक वो हंस रहा है। और फिर उसकी डोली घर पहुंची, उसके गेट के वो क्या हो गए? घर के गेट बंद हो गए। अब आ गए घर पे, बारात आ गई, अब क्या काम? उसके बाद फिर कृष्ण क्या रोया, फूट फूट गए। दाऊ साथ गया था, यार तू तो भगवान है, तू रो क्यों रहा है? वो बोला, जहां प्रेम भगवान भी तो करता ही होगा। तो ये ना प्रेम ऐसा पवित्र सा प्रेम था ना उनका, तो ईश्वर भी इससे दूर नहीं रह सकता, वो भी रोता है इसके लिए ना। तो सबसे मजेदार चीज यही है जीवन की, है ना। बाकी तो घृणा है, फिर है ना, युद्ध है जो तंग करते हैं। आप तब वैसे बिल्कुल कूल कूल से हो जाते हैं जब आपके जीवन में घृणा की बजाय क्या होता है? प्रेम होता है। चलिए, तो आप किससे करें? अभी तो शीत युद्ध से। आपका प्रेम अभी पुस्तकों से होना चाहिए, आपकी ग्रेड फर्स्ट से होना चाहिए, आपके लक्ष्य से होना चाहिए। लक्ष्य के प्रति भी प्रेम बड़ा मजेदार होता है। आप खुद है ना एक दिन पूरा ऐसे डेडिकेटेड होके और ध्यान भंग किए हुए शाम तक पढ़ो, आप है ना पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जब ये चीजें आपके समझ में आएगी, याद होगा, तब आप देखेंगे। तो आप है ना अगर ये अपनी पुस्तकों से और अपने ज्ञान से भी प्रेम करने लगे ना, तो भी आपको बहुत ज्यादा क्या मिलेगी? वो संतुष्टि मिलेगी। तो अब मैं इस ज्ञान की संतुष्टि की चर्चा करता हूं। कई बार क्या है कि मैं बहुत कुछ पढ़ के आता हूं, और कई बार मैं इतने जल्दी में होता हूं, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, घर पे कोई काम हो जाता है, तो मैं ना बिना पढ़े आ जाता हूं। जब बिना पढ़े आ जाता हूं ना, तो मैं आने से पहले इरिटेट होता हूं, क्लास में अजीब सा रहता हूं, और जाने के बाद भी पूरे दिन है ना ऐसे ये लग रहा है कोई बोझ है सर के ऊपर। इसका मतलब उस दिन मैंने एक पुस्तक से क्या नहीं किया? प्रेम नहीं किया। वो दोयम दर्जे की थी, और काम महत्वपूर्ण हो गए थे। तो ना ज्ञान भी है ना, ये भी प्रेम, इससे भी प्रेम होता है। आपको धीरे धीरे आप इससे प्रेम करना सीख जाए। कुछ नहीं, थोड़ा सा निश्चय कर ले कि ताज जिंदगी में कुछ न कुछ तो पढ़ता ही रहूंगा। आप रोज है ना 10-20 पेज, 20-30 पेज किसी भी चीज के पढ़े। आप कितने ही बिजी हो, इतना टाइम तो सबके पास है। चाहे आप सो रहे हैं उस टाइम पढ़ लें, या फिर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं उस टाइम पढ़े। और आज तक तो दिक्कत ही नहीं है पढ़ने के लिए, आपके पास मोबाइल है, इसमें कहीं भी है ना बुक्स खोल लो, कहानियां खोल लो, कविताएं खोल लो, ये खोल लिया करो।
जब भी ये लगे कि अब पढ़ नहीं रहे हैं, तो व्हाट्सएप मत खोला करो, फेसबुक मत खोला करो, आप है ना हिंदी में कहानियां पढ़ लिया करो, कोई कविता गा रहा है उसकी कविताएं सुन लिया करो, है ना, उर्दू की कहानियां, पंजाबी की कहानियां जो हिंदी में ट्रांसलेटेड है वो पढ़ लिया करो। ठीक, आप ये देखोगे इससे ना आपका सोच का दायरा वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाता है, और आप में से जो घृणा के तत्व होते हैं ना वो धीरे धीरे क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। ये कहानियां, कविताएं, उपन्यास मत पढ़ा करो, उपन्यास बहुत लंबे चौड़े होते हैं, वो पूरे नहीं होते, और पूरा नहीं होता तब तक हम उसको छोड़ते भी नहीं है, इसलिए कहानियां पढ़ लिया करो, छोटी छोटी कहानियां। तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे थोड़ा सा दूर रहा करो, जहां ये घृणा वरना और फेक न्यूज और डीप फेक और क्या क्या आता रहता है इन सब से। चलिए अब हम शीत युद्ध की चर्चा करते हैं। लास्ट चर्चाएं अपन ने की थी वो की थी अमेरिकन हेजेमनी। तो मैंने आपको अमेरिकन हेजेमनी में 3 प्रकार का वर्चस्व बताया था, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर। आप ये बताओ वो पावर जिसके पास दोनों पावर होती है, हार्ड पावर भी और सॉफ्ट पावर भी, बताओ उसको नाय क्या बोलता है, जोसेफ नाय, स्मार्ट पावर। तो ये स्मार्ट पावर कौन है, यूएस है। आज हम करेंगे ग्रेट पावर्स क्या है, सुपर पावर्स क्या है, इनकी चर्चा बाद में करेंगे। फिर तो अपन देखें कि क्या वास्तव में जितनी ग्रोस पावर है अमेरिका के पास, क्या उतनी नेट पावर भी है क्या? तो अपन देखेंगे कि नेट पावर भी उतनी है जितनी उसके पास ग्रोस पावर है, क्योंकि हम बात वियतनाम युद्ध की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1990 के बाद की। अमेरिका ने न केवल दांत थे बल्कि अमेरिका ने वो दांत दिखाए और पूरे संसार को लगभग 25-30 साल तक अपने हिसाब से चलाया। ये पहला युद्ध है रूस और यूक्रेन का जो उसकी इच्छा के बगैर हुआ है। बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी कि 2 देश आपस में झगड़ ले। सिर्फ पीटने का अधिकार था किसको, अमेरिका को। मर्जी है उसको पीटा इसने, और उसके घर में जाके पीटा, उसकी संप्रभुता का हनन किया। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए इसने जिनकी आज हम चर्चा करते हैं। यहां से 101% क्वेश्चन आता है। ज्यादातर तो 3 ऑपरेशन है उसके बारे में पूछते हैं, और कई बार ऑपरेशन की सीरीज पूछते हैं कि पहले कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, और किस ऑपरेशन का संबंध किससे है। तो अपन सारी बातें करेंगे। लास्ट में मैं 4 ऑपरेशन है उनको दोबारा दोहरा दूंगा। तो शीत युद्ध के ऑपरेशन, ऑपरेशंस क्या होते हैं, अभियान। उन्नीस सौ 1990 ये वो साल है जब हमें पहली बार, मैं 1-2 पहले पुरानी चीजें बता दूं, हमें दर्शन होते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ठीक है। एक मैं आपको एक चीज और करवा देता हूं, नियो। देखिए दोनों में फर्क है, हालांकि इसकी यहां आवश्यकता नहीं है, फिर भी करवा देता हूं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पहली चर्चा किसने की बताओ, मिखाइल गोर्बाचेव ने। लेकिन वास्तविक चर्चा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो किसने की, जॉर्ज बुश ने। कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, अब मैं स्थापित करूंगा सब कुछ इस संसार में, जो कुछ करना है अब मेरी दादागिरी चलेगी। ये है यूनिपोलर वर्ल्ड। एक होता है नियो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू मतलब नई, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, इकोनॉमिक आर्थिक ऑर्डर माने व्यवस्था, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। 1950 के बाद जब थर्ड वर्ल्ड के देश आजाद हो गए तो इन देशों ने कहा कि पाश्चात्य देशों ने हमारा खूब शोषण कर लिया, हमें गुलाम बना के। अब नव उपनिवेशवाद के तहत अब आप हमारा शोषण करना बंद कर दो। ये जो आयात निर्यात की नीतियां हैं, तुम महंगी तकनीक का हस्तांतरण करते हो, वर्ल्ड बैंक से हमें जो पैसा देते हो उस पे भारी ब्याज लेते हो, हथियार हमें बेचते हो मनमर्जी की कीमत के ऊपर। इन सब चीजों को बंद करो और हमारे कच्चे माल की तुम कोई कीमत नहीं देते, वो सस्ते में खरीदते हो तुम।
तो इस सबको बंद करके और इस इकोनॉमिक ऑर्डर को बदल दो और क्या स्थापित करो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये 1960 और 70 के दशक में ये मांगे किसने की थी? विकासशील देशों ने। किससे की थी? विकसित देशों से। इसकी चर्चा अपन और कर लेंगे जब अब मैं आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कराऊंगा, तब उस टाइम हो सकता है एनडब्ल्यूओ को अपन चर्चा नहीं करें। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मैंने कहा कि इस संसार में द्विध्रुवीयता की बजाय एक ध्रुवीयता आ गई है। इसका पहला संकेत कौन सा है? बायोपोलर वर्ल्ड की बजाय यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया। इसका पहला संकेत बताओ। खाड़ी युद्ध, वेरी गुड। इसका पहला संकेत है खाड़ी युद्ध। तो अब हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो पहला संकेत है खाड़ी युद्ध, और ये है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। डेजर्ट है रेगिस्तान, स्टॉर्म तूफान। रेगिस्तान में क्या खड़ा किया गया? तूफान। अगस्त में हमला किया इराक ने कुवैत के ऊपर। अमेरिका ने इसका विरोध किया कि ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का हनन है। अंतरराष्ट्रीय कानून ये कहता है कि प्रत्येक देश की संप्रभुता है वो अक्षरणीय है, तो कोई भी देश दूसरे देश की संप्रभुता का हनन नहीं करेगा। आखिर क्यों किया इराक ने कुवैत पे हमला? इराक का राष्ट्रपति था सद्दाम हुसैन। लंबे समय से वो था वहां, तानाशाह टाइप के शासन है वहां। उसने कहा देखिए आपको हमारे मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे दो देशों का आंतरिक मामला है। हम युद्ध करें या संधि करें, अमेरिका कौन होता है दखलंदाजी देने वाला? तब जॉर्ज बुश सीनियर जो 1989 में प्रेसिडेंट बने, रोनाल्ड रीगन के बाद, और कब तक रहते हैं? 1993 तक। वो कहते हैं कि देखिए सद्दाम हुसैन जी, अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है, नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है और विश्व अब यूनिपोलर हो रहा है, तो आपको हमारी बात माननी होगी। वो बोला कि आज तक आपने छोटे मोटे युद्ध किए हैं, आपने डोमिनिक गणराज्य में हस्तक्षेप किया है, आपने वियतनाम में हस्तक्षेप किया है, आपको ये नहीं पता इराक के पास कितनी शक्ति है। क्योंकि वियतनाम युद्ध ने यह साबित कर दिया था कि अमेरिका भले ही कितना ही शक्तिशाली हो, ये एक बहुत ही डरपोक देश है। भले ही इसके पास ग्रोस पावर कितनी भी हो, इसके पास नेट पावर नहीं है। ये जब शक्ति को लागू करता है तो भाग खड़ा होता है। तो हाथी तो है लेकिन डरपोक बहुत है। तो वो बोला, उसने सोचा जुबानी जंग से ही काम चल जाएगा। उसने डायलॉगबाजी की कि ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, तो ध्यान रखना, तू देख ही मत लेना इराक की साइड। अब अमेरिका को मिल गया मौका, और अमेरिका इसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि विश्व एक ध्रुवीय हो रहा है। तो सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया कि संसार में शांति भंग हो रही है, और शांति बनाए रखने का काम किसका है? यूएन का है। और कौन से अंग का है? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल का। बाकी 4 महाशक्तियों में 2 तो हमेशा इसके साथ जाती है। कौन सी? फ्रांस और ब्रिटेन। 5 स्थायी सदस्य तो है, उनके वीटो से दिक्कत होती है, बाकी दिक्कत ही नहीं आती। बाकी 10 कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब न तो चीन ने वीटो किया और न ही सोवियत संघ ने वीटो किया, क्योंकि अब उनको पता था कि हमें किसकी बात माननी पड़ेगी? अमेरिका की। किसी ने वीटो नहीं किया, प्रस्ताव पारित हो गया कि इराक ने कुवैत पे क्या किया है? हमला किया है। यूएन के बनने के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है कि ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ है। ऐसा प्रस्ताव एक बार 1950 में पारित हुआ था, जब उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया गया था। सुरक्षा परिषद या यूएन शांति स्थापना का काम तभी कर सकती है जब 2 युद्धरत देशों में से एक युद्धरत देश को आक्रमणकारी घोषित कर दिया जाए कि इसने गड़बड़ की है। फिर सारे देश, बाकी देश क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, यूएनओ के बाकी देश। भारत और पाकिस्तान के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? यूएनओ शांति स्थापना क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आक्रमणकारी का फैसला नहीं हुआ कि आक्रमणकारी है कौन, भारत है या पाकिस्तान है। अब
अब आक्रमणकारी का फैसला हुआ। सिर्फ यूएन के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि किसको आक्रमणकारी ठहराया गया? एक देश को, और वो कौन है? इराक। बताओ ऐसा संभव क्यों हुआ? क्योंकि यूएसएसआर बोला नहीं। तो फिर यूएन के नेतृत्व में किसके ऊपर हमला किया गया? इराक के ऊपर। और यूएन का तो क्या नेतृत्व था? लगभग 40 देश आए, जिसमें नाटो के देश थे और बाकी अमेरिका के पिछलग्गू देश थे। यूएन ने कह दिया ठीक है, शांति स्थापना करो। बाद में नेतृत्व किया वो अमेरिका ने किया, यूएन ने नहीं किया। ऐसे अभियानों में नेतृत्व करता कौन है? यूएन करता है, उसके नेतृत्व में सेनाएं जाती है। अब आक्रमण किया वो अमेरिका के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। अब अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला और उसने वीडियो गेम वार किया। उसने दो व्यवस्थाएं की। अभी तक देखिए शीत युद्ध चल रहा था, तो हथियार इकट्ठे तो हो गए थे लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया था। ये जो स्टार वार्स चला, उसके बाद से ये चर्चा चली कि अमेरिका के पास हथियार बहुत भारी हैं। तो अब बातों से नहीं चलते। कईयों ने कहा अमेरिका झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं बनाया इसने, मूर्ख बना रहा है, इसने ऐसे कोई हथियार नहीं बनाए। तो अमेरिका को मौका मिला कि अब उन हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। तो उसने सारे ना कंप्यूटर चालित हथियार फेंके। सेना तो गई, सारी गाइडेड मिसाइलें फेंकी जो पता ही नहीं कहां से आ रही है। और दूसरा उसने एक काम और किया, इस युद्ध का लाइव प्रसारण किया। अपनी सेनाओं के माध्यम से विभिन्न पत्रकारों को बुलाया गया। और ये वो काल है जब टीवी के ऊपर खबरें आना शुरू हो गई है, लगभग घरों में टीवी पहुंच चुके हैं। तो लोग ऐसे ना मजे लेके ये युद्ध देखते थे। किसका? इराक का और कुवैत का। पहले ही पता था कि आज हम देखो तैयार हो जाओ, यहाँ मिसाइलें आएगी, क्योंकि उनका तो संपर्क सूत्र है ही। तो पत्रकार ऐसे जाके पहले क्या लगा लेते हैं, कैमरे, आज होने वाला है यहाँ हमला। फिर दौड़ा के मिसाइलें गिरती थी, वहां बम गिरते थे, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर से चल रहे थे। अब लोगों ने देखा कि अमेरिका है वो बहुत ही खतरनाक देश है। अब अमेरिका ने कई फायदे उठाए। एक फायदा ये उठाया कि समस्त देशों को बता दिया कि सबसे शक्तिशाली कौन है? अमेरिका। हर एक देश के हर एक नागरिक को यह बता दिया कि अमेरिका इतना शक्तिशाली है। हमने भी तालियां बजाई, लेकिन ये तालियां बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि उस युद्ध का जब टीवी पे प्रसारण किया गया तो हमें मजा आया उसको देख के, लेकिन हम ये भूल गए कि हमारे दिमाग में कौन बैठ गया है? अमेरिका का खौफ बैठ गया है कि अमेरिका के पास एक खतरनाक हथियार है कि वो किसी को कहीं भी मार सकता है। ये काम कर दिया अमेरिका। सोवियत संघ को बता दिया तुम खत्म है। और बाकी सामने चीन तो अब बोलने लगा है पिछले 10 साल में। चीन तो उस टाइम कुछ था ही नहीं, 90 में चीन कुछ नहीं था। और बाकी देशों को भी बता दिया, यूरोप को बता दिया, पश्चिमी यूरोप को, कि ज्यादा नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। नाटो देशों को समझा दिया कि मेरे प्रभाव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और पैसा भी ले लिया उनसे। हथियार खुद चला रहा है और पैसा किससे ले रहा है? नाटो के सहयोगी देशों से। हिसाब की पर्ची भेज दी ब्रिटेन को कि खर्चा आया है 100 करोड़ का, ज्यादा। फ्रांस को पर्ची भेज दी, वो लकाय का पैसा हमला किया है नाटो ने, मैंने थोड़ी किया है। अपने हथियार बेच गया इनको, और कहां चला गया? इराक के अंदर। तो हथियारों के पैसे भी और कमा गया, माहौल भी बना गया, और इराक को सबक भी सिखा गया, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर गया। तो इस एक युद्ध से अमेरिका ने बिना कोई पैसा खर्च किए भारी फायदा उठाया। वो था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसमें वीडियो गेम वार भी बोलते हैं इसको। हम बोलते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध। वीडियो गेम वार क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जैसे आप देखते हैं ना, ऐसे बच्चे खेलते हैं ना, टू टू टू, वो बम फेंकते रहते, ऐसे बम फेंके गए थे उसके अंदर, वीडियो गेम में जैसे फेंके जाते हैं। ये प्रथम खाड़ी युद्ध था, इसको प्रथम खाड़ी युद्ध भी बोलते हैं। इसका नाम सही है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब वास्तव में ही अमेरिकन हेजेमनी आ गई। इराक ने जो कह रहा था कि 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, घुटने टेक दिए थोड़े से दिनों में, 2-4-10 दिनों में। और ये बोला कि मैं कुवैत से वापस आ रहा हूं।
जब इराक की सेनाएं वापस आ रही थी कुवैत से, तो उन भागती हुई सेनाओं पे भी पीछे से क्या किए गए? हमले किए गए। जब भागती सेनाओं पे हमले किए जाते हैं तो एक जिनेवा प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसके तहत आप हारी हुई सेनाओं के ऊपर हमले नहीं कर सकते, जबकि अमेरिका ने तो किए। तो पूरे संसार में शोर मचा कि अमेरिका ने जिनेवा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। तो अमेरिका बोला मैं कुछ भी कर सकता हूं, आपको कुछ कर सकते हो तो कर लो। अमेरिका ने इस मुद्दे पे ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब वो इतना शक्तिशाली हो गया है कि अंतरराष्ट्रीय जनमत की भी अवहेलना कर सकता है। पूरे संसार को कुछ नहीं समझता अमेरिका। तो यहां से शुरू होती है अमेरिका की सैन्य वर्चस्व, मिलिट्री हेजेमनी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहां चलाया गया? इराक में। क्यों? क्योंकि इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था। बताओ राष्ट्रपति कौन है? हम इराक का नहीं, जॉर्ज बुश, और वहां का है सद्दाम हुसैन। ये है पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन है 1998। ऑपरेशन की बात बाद में करेंगे। 1989 में बना जॉर्ज बुश रोनाल्ड रीगन की जगह। 93 में 4 साल हो गए हैं, चुनाव हुए। अब चुनाव हुए तो जनता ने हरा दिया जॉर्ज बुश को। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि जॉर्ज बुश हार्ड पावर डिप्लोमेसी कर रहा था, वो सैन्य ताकत का सहारा ले रहा था। इराक पे हमला किया ना, उसके थोड़े दिनों बाद बाई चांस मंदी आई और अमेरिका में थोड़ी बेरोजगारी फैल गई। इतने में चुनाव आ गए। चुनाव में जॉर्ज बुश के सामने खड़ा हुआ बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन था डेमोक्रेट और जॉर्ज बुश था रिपब्लिकन। इससे पहले वाला राष्ट्रपति वो भी रिपब्लिकन है, रोनाल्ड रीगन भी। तो जॉर्ज बुश ने टार्नोफ का सिद्धांत दिया और ये बोला कि अब हम बड़ी मुश्किल से तो कहां से निकल के आए थे? वियतनाम से। और इस बुश डे ने हमें कहां फंसा दिया है? इराक के अंदर, है ना? तो अब कहां कहां फंसेंगे? आज इराक में फंसे, कल कहीं और फंसेंगे। तो पीछे की कहानियां याद करो वियतनाम वाली। तो वो टार्नोफ सिद्धांत के तहत ये बोला, मैंने कराया था टार्नोफ आपको, कि अब मैं ऐसे पचड़ों में नहीं पड़ेगा। अमेरिका हार्ड पावर का यूज नहीं करेगा, अमेरिका सॉफ्ट पावर का यूज करेगा। अमेरिका संसार में लोकतंत्र को बढ़ावा देगा। ठीक है, अमेरिकन हेजेमनी आ गई है, लेकिन ये हम लठ के बल पे नहीं स्थापित करेंगे, बल्कि ये सॉफ्ट पावर के आधार पे करेंगे या फिर आर्थिक आधार पे करेंगे। लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे, मानवाधिकारों को बढ़ावा देंगे। हम है ना सौम्य वर्चस्व लेके आएंगे। अब हम एक चर्चा कर रहे हैं, सौम्य वर्चस्व कौन सा होता है? दो प्रकार का वर्चस्व है। एक व्यक्ति आपको लठ से डराता है और आप उस लठ के डर से आप उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी वाक कला से, अपने पैसे के माध्यम से, या अपने सौंदर्य के माध्यम से, या अपनी सहायता के माध्यम से, या अपने प्रेम के माध्यम से आपको प्रभावित कर देता है और आप उसकी बात मानते हैं। अमेरिका ने कहा कि अब जो हम वर्चस्व स्थापित करेंगे वो कठोर नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा? वो सौम्य वर्चस्व। हम वर्ल्ड बैंक का यूज करेंगे, IMF का यूज करेंगे, LPG का यूज करेंगे, वाशिंगटन सहमति का यूज करेंगे, हम संरचनात्मक समायोजन का यूज करेंगे, हम सांस्कृतिक प्रचार प्रसार करेंगे, हम लोगों के दिमाग को बदल देंगे और बातों बातों से, ज्ञान से, किताबों से, प्रचार प्रसार से, ठीक है, इससे बदल देंगे हम। तो कहां है लाठी चलाने की जरूरत? तो अमेरिका ने कौन सी नीति पे चला? अमेरिका सौम्य वर्चस्व। 1998। लेकिन देखिए, शक्ति है ना, अगर किसी के पास शारीरिक शक्ति है तो कोई कितना ही प्रयास कर ले, उसको दिखाए बगैर रहता नहीं है। ये मैंने विशेष करके देखी। अभी मेरे वाला वो बड़े वाला लड़का है, वो क्या है, अभी सेकंड ईयर फाइनल तक आया है, अभी वो कॉलेज में जाता है। तो कॉलेज में जाता है ना, तो अब मैं उसके विशेष व्यवहार में अंतर देख रहा हूं। वो कोई जिम जाम जाता है, फिर आके ना वो पहले तो पंगे लेता था छोटे वाले से,
फिर उसने हाथ जोड़ दिए कि मैं तेरे से हार गया। फिर अपनी माँ से, और अब किससे पंगे लेता है? वो मेरे से, है ना। तो अब मैंने उसको कहा बेटा ये तेरा टाइम है ना, ये तेरी मजबूरी है, क्योंकि जिसमें शारीरिक क्षमता होती है वो उसको दिखाता जरूर है। तो अमेरिका ने भले ही कितने साल तक, 8 साल तक सौम्य बना रहा, लेकिन इसके बाद उसने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। क्यों रोक दे सकते आप अपनी ताकत को। 1998 में उसने किया क्या? उसने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया। इनफाइनाइट होता है अनंत। हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, अनंत तक पहुंच सकते हैं, जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हम पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। अब ये चलाया क्यों, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। बात है 1998 की। एक आतंकवादी संगठन है अल-कायदा। अल-कायदा जो खड़ा किया था वो हमें पता है ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया का था और बहुत बड़े पूंजीपति घर का था। इसके बाप बहुत अमीर था और ये कई भाई थे, और ये खुद बहुत पढ़ा लिखा था। पहले अपने बाप का कारोबार संभाला करता था और बाद में इस्लामवाद से प्रभावित होके और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए और विभिन्न देशों में इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए और इस्लाम की श्रेष्ठता के लिए इसने कौन सा संगठन बनाया? अल-कायदा। ये जितने भी इस्लामिक आतंकवादी संगठन बने हैं ये अधिकांशतः 1990 के बाद ज्यादा प्रभावी हुए। इसका मूल कारण ये है कि अब मुसलमान है वो ईसाइयों की कल्चरल हेजेमनी से डरते हैं। कैसे डरते हैं? सांस्कृतिक वर्चस्व से। उनको ये लगता है कि ईसाई संस्कृति है वो किस पे छाने की कोशिश कर रही है? मुस्लिम संस्कृति के ऊपर। अल-कायदा भी उसी का एक परिणाम है। इस अल-कायदा को थोड़ा सा बढ़ावा तो तब मिल गया था जब ये अफगानिस्तान वाला युद्ध चल रहा था और किसको घेरा जा रहा था? यूएसएसआर को। उस समय अल-कायदा को काम मिला, थोड़ा अल-कायदा को मौका मिला कि हमें रशिया को, ये अफगानिस्तान है जो मुस्लिम देश है, हमें यहाँ से रशिया को भगा देना चाहिए जो नास्तिकों का देश है। और फिर जब इसको काम नहीं मिला तो इसका मुंह किस साइड हो गया? अमेरिका की साइड। क्योंकि एक बार जब आतंकवादी समूह पनप जाता है तो उसको काम चाहिए। पहले सोवियत संघ के खिलाफ था, अब सोवियत संघ सरेंडर हो गया तो इसको तो काम चाहिए। तो किसकी साइड हो गया? अमेरिका की साइड हो गया। तो जब भी चरमपंथी संगठन पैदा होते हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को पनपाया और अब वही तालिबान एक दिन नासुर बन जाएगा। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। आप देख लेना, एक बार अफगानिस्तान में तालिबान को मजबूत होने दो, वो सबसे पहले बर्बादी किसको करेगा? पाकिस्तान। तहरीक ए तालिबान एक संगठन चलता है पाकिस्तान के अंदर और वो किसको बर्बाद कर रहा है? पाकिस्तान। तो जहां भी कट्टरवादी तत्व पनपाए जाएंगे, चाहे वो हिंदू पनपाए और चाहे वो मुस्लिम पनपाए, एक दिन उनका दंड किसको भोगना पड़ेगा? उन्हीं को भोगना पड़ेगा। अल-कायदा। अल-कायदा ने क्या किया? इसने अमेरिका का विरोध करना शुरू किया, ईसाई संस्कृति का। इसने अमेरिका के 2 दूतावास थे, एक तंजानिया में बना हुआ था। तंजानिया की राजधानी है दार ए सलाम। और तंजानिया एक अफ्रीकन देश है, तंजानिया। दूसरा है नैरोबी, और नैरोबी राजधानी है केन्या की। केन्या भी एक अफ्रीकन देश है। इन दोनों राजधानियों में बने हुए हैं अमेरिका के दूतावास। अपने दिल्ली में भी है अमेरिका का दूतावास। अपना दूतावास कहाँ बना हुआ है? वाशिंगटन में। तो राजदूत जहां रहते हैं वो दूतावास होते हैं। इन दूतावासों के बाहर जाके और अल-कायदा ने ट्रक लगा दिए, बम विस्फोट कर दिए। अल-कायदा लिट्टे से एक विशेष चीज सीखा है। लिट्टे से, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिट्टे समझ गए? जो श्रीलंका का आतंकवादी संगठन था प्रभाकरन वाला, उससे ये चीज सीखे हैं आत्मघाती हमले करना। आत्मघाती हमले कौन से होते हैं?
इसमें सुसाइड, खुद भी मर जाते हैं और सामने वाले को भी मार देते हैं। जैसे आपने क्या किया, बम लपेटा खुद के, या आपने बमों से भरी हुआ एक ट्रक चलाया और उस ट्रक को भिड़ा दिया, आप भी मर गए और सामने वाले भी मर गए। ऐसा करके दार एस सलाम और नैरोबी में अमेरिकन दूतावासों पे हमला कर दिया। तो इस अलकायदा के जो मूल ठिकाने थे वो था अफगानिस्तान में और सूडान में। तो अमेरिका ने उपग्रहों से इन ठिकानों का पता किया और अफगानिस्तान के ऊपर और सूडान के ऊपर अलकायदा के इन ठिकानों के ऊपर उसने गाइडेड मिसाइलों से हमला किया। गाइडेड मिसाइलें ये होती है जो हजारों लाखों किलोमीटर दूर से चलती है और अपने निशाने के ऊपर बैठती है स्टिक आके। तो कुल मिला के कंप्यूटर से संचालित होते हैं, उपग्रहों से ये। तो आपको जरूरी नहीं है कि उस देश की सीमा में जाओ, आप कहीं से भी ये काम कर सकते हैं। तो इसके तो वो जो जहाज है ना वो तैरते रहते हैं और वो किसी भी देश के पास पहुंचकर उस जहाज से ये हमले कर देते हैं, गाइडेड हमले। तो अल-कायदा के सफाए के लिए, अल-कायदा को दंडित करने के लिए अफगानिस्तान और सूडान की संप्रभुता को भंग करके और उनके ऊपर जो गाइडेड मिसाइलों से हमले किए गए अमेरिका के द्वारा, वो क्या कहलाता है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहलाता है। मैं बताओ राष्ट्रपति कौन है? बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन 93 में बना था और 2 बार रहा, तो 8 साल हो गए। कब तक रहा? 2001 की जनवरी तक रहा। तो अब 1998 में जो राष्ट्रपति है वो है बिल क्लिंटन। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, बताओ कहां चलाया गया? मैं हटा देता हूं, अफगानिस्तान में और सूडान में। अब आ गया है 1999, अगला ही साल, अगले ही साल ऑपरेशन अलाइड फोर्स चलाया गया। ऑपरेशन अलाइड फोर्स, और इसको हम बोलते हैं कौन सा संकट? कोसोवो संकट। अब हम चर्चा करते हैं कोसोवो संकट क्या है। यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया में 1990 के बाद साम्यवाद विदा ले गया और उसके टुकड़े होने शुरू हो गए। तो जैसे यूएसएसआर का जो प्रतिनिधि टुकड़ा है, बताओ वो कौन सा है? रूस है। वैसे ही यूगोस्लाविया टूटा तो उसका जो प्रतिनिधि टुकड़ा था वो था सर्बिया। तो हम चर्चा कर रहे हैं कौन से देश की? सर्बिया। ये इसका सबसे बड़ा पार्ट है। अगर कल को ग्रेट ब्रिटेन टूट जाए तो बताओ उसका प्रतीक कौन होगा? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड उसका सबसे बड़ा पार्ट है, जहां लंदन है। तो यूगोस्लाविया जो कि पूर्वी यूरोप का देश था, याद आ रहा है यूगोस्लाविया? मैंने कहा पूर्वी यूरोप का देश था, साम्यवादी देश था, लेकिन न तो चीन के साथ था और न ही यूएसएसआर के साथ था, बल्कि गुटनिरपेक्ष देश था ये। मार्शल टिटो, आपने नाम सुना होगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान वो थे यूगोस्लाविया की। तो ये है सर्बिया। सर्बिया में जो लोग रहते हैं वो है सर्ब मूल के लोग रहते हैं, तो वो सर्बिया हो गया। उसका एक इलाका है कोसोवो। कोसोवो में जो लोग रहते हैं वो है अल्बानिया मूल के, अल्बानियाई लोग। सर्ब है वो है बहुसंख्यक और अल्बानियाई मूल के लोग हैं अल्पसंख्यक। तो इन सर्ब लोगों ने किनका मारना शुरू कर दिया? इन अल्बानियाई मूल के लोगों को। क्योंकि अब जो 1990 के बाद जो संघर्ष हो रहे हैं वो 2 देशों के बीच में नहीं रहे, बल्कि एक देश के अंदर गृह युद्ध हो रहे हैं। तो सर्बों और अल्बानियाई मूल के लोगों में झगड़ा हुआ, तो सर्बों ने इनका सफाया शुरू कर दिया इन अल्पसंख्यकों का। तब यूरोप ने इस तरफ ध्यान दिया कि यहाँ मानवाधिकारों का भारी हनन हो रहा है। तब यूरोपियन देशों ने अमेरिका से कहा, अमेरिका ने सर्बिया के राष्ट्रपति मिलोसेविच को कहा कि आप देखिए ऐसा मत कीजिए, इन हमलों को रोकिए आप। मिलोसेविच खुद सर्ब है,
और खुद किसके सहायता से बना है? सर्बों की सहायता से। वो थोड़ी रोकेगा, वो तो हम तो मारेंगे, आप कौन होते हो हमारे मामले में हस्तक्षेप करने वाले। अमेरिका बोला ठीक है मैं बताता हूं कौन होता है। तब अमेरिका और नाटो ने मिलके किस पे हमले किए? सर्बिया के ऊपर। जब सर्बिया पे हमले हुए तो यूएनओ चिल्लाया कि आपने मुझसे बगैर पूछे हमले कहाँ किए हैं? सर्बिया के ऊपर। नाटो ने और अमेरिका ने कैसे हमले कर दिए सर्बिया के ऊपर? तो अमेरिका ने कहा कि आप चुप रहिए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने एक बार पूछ लिया ना आपने इराक वाले टाइम, अब हम नहीं पूछेंगे। तो यूएनओ की इच्छा के बगैर अमेरिका और नाटो देशों ने काय पे हमले किए? सर्बिया पे। और उसके बाद मिलोसेविच को हटा दिया वहां से, और बाद में अमेरिका और नाटो और इन देशों ने मिलकर मिलोसेविच को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय में ले जाकर उसको क्या दिलवा दी? फांसी दिलवा दी। दो न्यायालय है, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक है इंटरनेशनल जस्टिस फॉर क्रिमिनल, अपराध का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। दो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तो यूएनओ का अंग है, उसका सही नाम है न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो हैग में है। दूसरा है अपराध का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये तो 2000 के बाद बना है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो अपराध करते हैं जो लोग, उनको दंडित करता है। इसमें दंड देते हैं युद्ध अपराधियों को। ये भी हैग में ही बना हुआ है। तो न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तो यूएनओ का अंग है, जैसे महासभा है, सुरक्षा परिषद है, वैसे। और ये अलग था। मिलोसेविच को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने मृत्यु दंड दे दिया, और इसी अपराध न्यायालय ने मृत्यु दंड दिया था सद्दाम हुसैन। एक आप पीछे चलो, जहां से मैंने कुछ घटनाएं करवाई थी आपको, देखो आप इन घटनाओं में 45 से लेके 48 तक न्यूरेमबर्ग और टोक्यो परीक्षण है। देखो न्यूरेमबर्ग और टोक्यो परीक्षण 1945 से 1948 तक दिख रहे हैं क्या आपको? शुरुआत में है, ये सही नहीं है ये लिखा हुआ। एक शहर है उसका नाम है न्यूरेमबर्ग, मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा भटक रहे। न्यूरेमबर्ग और टोक्यो आपने सुना ही है। न्यूरेमबर्ग एक शहर है जर्मनी का, और टोक्यो शहर है जापान का। ये न्यूरेमबर्ग और टोक्यो के परीक्षण क्या है? इसके आगे लिख दो अपराध परीक्षण, भूलोगे नहीं, अपराध परीक्षण है ये। हाँ, न्यूरेमबर्ग जर्मनी का एक शहर है। इस शहर में अमेरिका और मित्र देशों ने एक कोर्ट बनाई, न्यायालय बनाया, और उस न्यायालय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो नाजियों ने अत्याचार किए थे, उन नाजी अफसरों को दंडित किया गया था। अब बताओ न्यूरेमबर्ग में किसको दंडित किया गया? बताओ। नाजियों को, क्योंकि नाजियों ने क्या शुरू किया था? हिटलर के लोगों को दंडित किया गया इसमें। टोक्यो में किसको दंडित किया गया? जापान के वो लोग जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भागीदारी की थी, उन अफसरों को दंडित करने के लिए जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र देशों के खिलाफ युद्ध किया था, उनका अपराध परीक्षण किया गया, उनको दंडित किया गया। इसके लिए कोर्ट कहां खोली गई? टोक्यो में। किसने खोली बताओ? मित्र राष्ट्रों ने, जो जीत गए थे। तो जो जीत गए हैं ना, वो अपने विरोधियों को दंडित तो करेंगे ना। तो जापान भी हार गया और जर्मनी भी हार गया। तो जापान और जर्मनी के सेना के अफसरों को, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध किया था, उनको दंडित करने के लिए कौन से परीक्षण किए गए? न्यूरेमबर्ग और टोक्यो अपराध परीक्षण। ऐसे ही ये तो उस टाइम खोले गए थे, फिर दंडित करके इनको खत्म कर दिया। एक, अब मैंने कहा 2000 के बाद एक कोर्ट और खोला गया, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई अपराध करता है उसको दंडित करता है। इसने मिलोसेविच को, जो कि कहां का राष्ट्रपति था? सर्बिया का, उसको मृत्यु दंड दिया। फिर तो ये ऑपरेशन कौन सा चला? ऑपरेशन अलाइड फोर्स। अब हमारे पास 3 ऑपरेशन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच और ऑपरेशन अलाइड फोर्स, जो कहां चलाया गया बताओ? सर्बिया में। और इसको कौन सा संकट बोलते हैं? कोसोवो संकट। कब आया है? 1999 में। राष्ट्रपति कौन है? बिल क्लिंटन है,
क्योंकि अभी बिल क्लिंटन तो 2001 में जाएगा, तो 98 और 99 के जो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच और अलाइड फोर्स है उनमें राष्ट्रपति है बिल क्लिंटन।